एक बार की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के 2 बेटी और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी निम्रता बहुत ही संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वही छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और तेज किस्म की थी। एक बार की बात है, सुधा जी और निम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू रसोई में रख देते हैं। बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। निम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है और शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया बोली, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। निम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी सुधा जी घर आ जाती है। निम्रता, ओ निम्रता, अरे निम्रता। निम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? बेटा, जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। निम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। लड्डू कहाँ गए? मैंने तो इसी डिब्बे में रखे थे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। निम्रता सुधा जी को जाकर बात बता देती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था, मैं तो कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है और अनाया लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया शुद्ध देसी घी के लड्डू। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों की रसोई ओर जाते हैं और अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? किस गहन विषय पर चिंतन कर रही हो? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। आपके बाहर जाने के बाद तो निम्रता दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और निम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। तभी निम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश हो जाती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और निम्रता को संभाल कर रखने के लिए कहती है। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। निम्रता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है और अनाया काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। अरे निम्रता, मुझे काजू बादाम लेकर दे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ गए। हमें भी दिखा दे, हमें भी दर्शन कर देंगे और या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू।
जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर निम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो एक भी काजू बादाम ना रहा। ये देखकर निम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। निम्रता की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और उसके घर के सदस्य रसोई में आते हैं। निम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? माँ जी, काजू के बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कौन ले गया। क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। अनाया अपनी चोरी छुपाने आने के लिए फिर निम्रता पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, निम्रता जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा दूसरों को भी चुका दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और निम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिन बाद कॉल किया। घर के काम में ना बिजी रहती हो। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गत्थी चुरा लेती है। सुबह होती है, अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 रुपए दिए थे, वो दो, मेरे दोस्त को मुझे वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में आते हैं। क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने यही 10,000 रुपए रखे थे, अब नहीं पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब माँ, वो मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूँ उसे? कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर निम्रता जल्दी ही अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। निम्रता के पास 10,000 देकर सब लोग निम्रता पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है, वो भी निम्रता को कहने लगती है, निम्रता दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई। अपने ही घर में चोरी दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस निम्रता से पूछताछ करती है और निम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर जब पुलिस घर के एक एक कमरे की तलाशी लेती है तो अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गद्दी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी हुई मिल जाती है और साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फुट फुट के रोने लगती है। माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ तुमने चुराया है और मेरी बहू निम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और निम्रता से भी माफी मांगती है। निम्रता बोली, कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। निम्रता अनाया को गले लगा लेती है
और सुधा जी निम्रता से माफ़ी मांगने लगती है और निम्रता सबको माफ़ कर देती है और अब सभी खुशी खुशी रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लालची 420 देवरानी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक कीजिए और